हेलो दोस्तों, एसएन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th के बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कोशिका। तो आइए सबसे पहले हम लोग कोशिका के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियां ले लेते हैं। तो कोशिका के बारे में यदि हम लोग बात करें तो यह जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इकाई करने का मतलब होता है कि हमारा जो सबसे सूक्ष्मतम कण जो बना हुआ है वह कोशिका से ही बना हुआ होता है। और क्रियात्मक इकाई कहने का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती है या हम लोग जो भी क्रियाएं करते हैं वह कोशिका के माध्यम से ही करते हैं। अर्थात हमारा शरीर कोशिका का ही बना भी होता है और कोशिका के माध्यम से ही हम लोग कार्य भी करते हैं। हमारे शरीर में लगभग बिलियन में कोशिका पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा कोशिका इतनी सूक्ष्म होती है कि हम लोग अपने नंगी आंखों से उसे देख नहीं पाते हैं। तो इसे देखने के लिए एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। आसपास में आपको जितने भी सजीव दिख रहे हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। इसीलिए इसे जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा गया है। कोई कहेगा यह बोर्ड है, क्या यह भी कोशिका का बना हुआ है क्या? तो कहेंगे नहीं, ये निर्जीव है, यह सजीव नहीं होता है, इसीलिए यह कोशिका का बना हुआ नहीं है। जैसे बात करें, हम अपने बारे में बात करें या पेड़ पौधों के बारे में बात करें या कोई जानवर के बारे में बात करें, कोई पक्षी के बारे में बात करें, तो इन सभी का शरीर क्या होता है? कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है और कोशिका के माध्यम से ये लोग कार्य भी करते हैं। इसीलिए इन्हें संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा गया है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि किसी का शरीर किस प्रकार से बना होता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा यह शरीर होता है, तो कैसे कैसे मिलकर बना होता है। तो सबसे छोटी इकाई हम लोग कहते हैं कोशिका को। हम लोग जानते हैं कि एक शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती है, तो सभी कोशिकाएं अलग अलग भी होती है। तो उसमें से क्या होता है कि जो भी कोशिका एक जैसा काम करने वाला होता है, वे लोग अपना समूह बना लेते हैं। तो उन समूहों को हम लोग उत्तक कहते हैं। जब एक जैसी कार्य करने वाली कोशिकाएं समूह बना लेती है तो उन कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक नाम दे देते हैं। इंग्लिश में इसे टिश्यू कहा जाता है। उसी प्रकार से जब उत्तक अपना समूह बना लेता है तो उसे हम लोग अंग कहते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंगतंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण कर लेते हैं और हमारा पूरा शरीर बन के तैयार हो जाता है। तो सबसे छोटी इकाई यहाँ पर भी देख रहे हैं, क्या है? कोशिका है। कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से शरीर बनता है। तो इस प्रकार से हमारे पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। यदि कोशिका के बारे में हम लोग आगे बात करें तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। मतलब जिसके अंतर्गत कोशिका की संरचना के बारे में, कोशिका के कार्य के बारे में, अर्थात कोशिका के बारे में पढ़ा जाता है, उस विज्ञान को हम लोग साइटोलॉजी नाम दिए हैं। साइटो का मतलब होता है कोशिका, लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी के अंतर्गत आता है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका के बारे में बात करें तो होता है प्लूरोनिमोनिया। इसको हम लोग साइटोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। वहीं बात करें यदि मानव शरीर की, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है और सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु कोशिका। तो इस प्रकार से हम लोग सबसे बड़ा कोशिका और छोटा कोशिका में अंतर समझ लिए। अब हम लोग कोशिका के बारे में जानने से पहले इसके कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं। तो कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। बात यह है कि कोशिका बहुत ही सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो जब तक माइक्रोस्कोप नहीं रहेगा तो हम लोग कोशिका को देख नहीं पाएंगे। तो जब तक माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक वैज्ञानिक लोग कोशिका का अध्ययन आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उन्होंने अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप से ही कोशिका को देखा था, जिसे उन्होंने सेल नाम दिया था। वह जो कोशिका देखे थे वह कोशिका मरी हुई थी। तो जब ऐसे पूछेगा या मृत कोशिका को सबसे पहले किन्होंने की, तो कहेंगे रॉबर्ट हुक। या डायरेक्ट पूछेगा कोशिका को सबसे पहले किसने की, तो कहेंगे रॉबर्ट हुक। वही बात करें थी जीवित कोशिका के बारे में, तो जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले 1674 ईस्वी में एंटोनी ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किए हैं। उसके बाद हम लोग
आगे की संरचना को नहीं जान पा रहे थे कोशिका के बारे में, कि कोशिका हम लोग बाहर से ही सिर्फ देख रहे थे कि कौन जीवित है कौन मरा हुआ है, उसके अंदर में क्या क्या क्रियाएं हो रही है, क्या क्या संरचना पाई जाती है, वह सब हम लोग नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास उतना उत्तम किस्म का माइक्रोस्कोप उस समय में नहीं था। तो यहाँ से लगभग हम लोग देख सकते हैं कि 1674 से लेकर 1831 के बीच में कोई कोशिका के बारे में अध्ययन अध्ययन वैज्ञानिक लोग अध्ययन कर रहे थे, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो 1831 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए हैं रॉबर्ट ब्राउन नाम करके, उन्होंने कोशिका के केंद्र की खोज की। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, तो कोशिका इस प्रकार से होता है और इसके बीच में गोलाकार संरचना होती है, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रक। तो केंद्रक की खोज सबसे पहले 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, कुछ कुछ द्रव भरे हुए रहते हैं, इस प्रकार से तरल द्रव रहता है, इसमें बहुत सारी संरचनाएं भी पाई जाती है। तो कोशिका के बारे में, कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ रहता है केंद्रक के चारों ओर, उसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य की खोज सबसे पहले किए हैं 1839 ईस्वी में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है कि कोशिका की खोज सबसे पहले की है रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका खोज करेगा तो ल्यूवेनहॉक, यदि केंद्रक के बारे में बात करेंगे तो रॉबर्ट ब्राउन, और कोशिका द्रव की खोज सबसे पहले किए हैं पुरकिंजे ने। इसके अलावा कुछ और भी वैज्ञानिकों के बारे में हम लोग जान लेंगे। आते हैं, अगला नाम है स्लाइडेन का। स्लाइडेन 1838 ईस्वी में एक प्रकार के वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले बताया कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सभी का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अर्थात हम लोग कोई भी पेड़ के बारे में बात कर ले, चाहे वह पौधा छोटा रहे या वह पौधा बड़ा रहे, उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। तो सबसे पहले इस बात को बताया है स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने 1838 ईस्वी में। जब इतना जानकारी दिया गया तो उसके जस्ट एक साल के बाद 1839 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आते हैं स्वान नाम करके। यह प्राणी वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक जिसको हम लोग कर सकते हैं। इन्होंने क्या बताया कि जितने भी जीव जंतु होते हैं, अर्थात जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, आदमी लोग हो गए, इन सभी का शरीर क्या होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो स्लाइडेन बताए हैं कि पेड़ पौधों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और स्वान बताए हैं कि जीव जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो 1839 ईस्वी में ही क्या करते हैं, ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर एक नए सिद्धांत का प्रतिपालन कर देते हैं। उसको हम लोग कहते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी सजीव होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अर्थात पेड़ पौधा रहे या जीव जंतु रहे, उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर ही बना रहेगा। तो उसको हम लोग कोशिका सिद्धांत नाम दे देते हैं। तो कहेगा कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की है, तो कहेगा कोशिका सिद्धांत की खोज किसने किया है, तो हम लोग बोलेंगे स्लाइडेन और स्वान दोनों ने मिलकर किया है, संयुक्त रूप में किया है। स्लाइडेन बोले थे पेड़ पौधों का शरीर और स्वान बोले थे जीव जंतुओं का शरीर। तो दोनों मिला के एक नया सिद्धांत बन जाता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1839 ईस्वी में किया गया है। किसने किया था, स्लाइडेन और स्वान ने। उसके बाद एक बिरचो नाम के वैज्ञानिक है, 1855 ईस्वी में उन्होंने क्या बताया कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन करने का मतलब होता है कि नई नई कोशिकाएं किस प्रकार से बनती है। तो बिरचो ने सबसे पहले बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। जैसे जैसे हमारे शरीर में भी क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं मौजूद है। यदि और अलग नया कोशिका बनाना होगा तो जो छोटी छोटी कोशिका रहता है वही क्या करता है, विभाजन होकर नया कोशिका बनाता है। हम लोग जनरली विभाजन का मतलब समझते हैं बंटवारा, मतलब यदि कहेंगे इसका विभाजन करो तो कोई क्या करे, कुल्हाड़ी लाएगा इसको काट के दो भाग में अलग कर देगा और कहेगा विभाजन हो गया। तो जी नहीं, कोशिका में विभाजन का अर्थ हुआ नहीं होता है। कोशिका में विभाजन का मतलब होता है एक से नई कोशिका का निर्माण करना, उसे हम लोग कहते हैं कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले बिरचो ने बताया था 1855 ईस्वी में।
उसके बाद स्ट्रासबर्गर आए हैं 1884 ईस्वी में। उन्होंने क्या बताया कि आनुवंशिक लक्षणों का आदान प्रदान भी कोशिका के माध्यम से ही होता है। यदि कोई पूछेगा कि कोशिका में भी किस संरचना के माध्यम से पैतृक लक्षणों का आदान प्रदान होता है, पैतृक लक्षण बोले या आनुवंशिक लक्षण बोले, इसका अर्थ होता है माता पिता का गुण उसके संतान में प्रवेश करना। कोशिका में भी एक केंद्रक पाया जाता है, इसी केंद्रक के माध्यम से क्या होता है, इस केंद्रक के अंदर भी संरचनाएं पाई जाती है, उसके माध्यम से क्या होता है, आनुवंशिक लक्षणों का आदान प्रदान होता है। तो आनुवंशिक लक्षण या पैतृक लक्षण कहे, उसका आदान प्रदान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोशिका के माध्यम से होता है। इस बात को सबसे पहले बताया स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1884 ईस्वी में। तो यहाँ हमने देख लिया है कि कोशिका के बारे में कुछ का इतिहास के बारे में जान लिए हैं कि कोशिका का विकास किस प्रकार से हुआ है। इनके अलावा और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए हैं और उन्होंने अपना अपना मत दिया है, लेकिन इन सब को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये सब पूछे जाते हैं। यदि आगे कोशिका की संरचना के बारे में हम लोग बात करें तो कोशिका की संरचना को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो सबसे पहले हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कोशिका द्रव्य को देखेंगे और उसके बाद फिर केंद्रक को देखेंगे। अच्छा, इन तीनों संरचना के अलावा एक और संरचना होती है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो कोशिका झिल्ली के देखने के बाद हम लोग पहले कोशिका भित्ति को ही पढ़ लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं। तो मान लेते कोशिका इस प्रकार से है, यह एक कोशिका हो गया है। कोशिका को 3 भागों में बांट सकते हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली किसे कहेंगे, और कोशिका की सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। केंद्रक किसे कहेंगे, तो कोशिका के बीच जो सबसे गोलाकार संरचना होती है उसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो द्रव भरा रहता है या जो द्रव पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। हम लोग साधारण भाषा में इतना हम लोग बता सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल से पढ़ना होता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो कोशिका झिल्ली क्या होता है, तो कोई भी कोशिका की सबसे बाहरी परत जो होती है उसी को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। यह अर्धपारगम भी होती है या इसको लोग चयनात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। इसका कहने का कारण है, कोशिका झिल्ली में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से कोई भी आवश्यक पदार्थ कोशिका से निकलकर बाहर आ सकता है या फिर कोई भी बाहरी कोई पोषक पदार्थ या कोई आवश्यक पदार्थ कोशिका के अंदर जा सकता है। तो उसको आने जाने के लिए क्या छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से कोई भी पदार्थ अंदर या बाहर जा सकता है। अब इसको हम चयनात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं, चयनात्मक पारगम झिल्ली कहने का मतलब होता है कि यह पदार्थों को चुन चुन के जाने देता है। जैसे मान लो यहाँ से बहुत सारे पदार्थ है, इसमें कुछ हानिकारक पदार्थ भी होगा कोशिका के लिए और कुछ कोशिका के लिए लाभदायक पदार्थ भी होगा। तो कोशिका झिल्ली क्या काम करता है, जो उसके लिए उपयोगी पदार्थ होता है सिर्फ उसी पदार्थ को छिद्र के माध्यम से जाने देता है और हानिकारक पदार्थ को जाने के लिए नहीं देता है, अर्थात पदार्थों को चुन चुन के जाने देता है। इसीलिए इसको कहते हैं चयनात्मक पारगम झिल्ली। और अर्धपारगम झिल्ली कहने का मतलब होता है कि यह सभी पदार्थों को जाने नहीं देता। इसका कहने का मतलब यही हो सकता है कि पूरा तरह से कोई पदार्थ अंदर बाहर नहीं जा सकता है, कुछ मात्रा में ही जाएगा, जो उपयोगी रहेगा वही जाएगा। उसी प्रकार से अब मान लो यहाँ पर अंदर में बहुत सारे पदार्थ रहेंगे, इसमें कुछ अच्छे पदार्थ भी रहेंगे और कुछ खराब पदार्थ भी रहेंगे। अब कोशिका जब अच्छे पदार्थ कोई बाहर कर देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, तो इसके छिद्र के माध्यम से सिर्फ वैसे पदार्थ ही बाहर निकलते हैं कोशिका से जो उसके लिए हानिकारक हो, या जो मान ऊर्जा बना रहा है तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं कोशिका के अंदर में, तो उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए यही छिद्र काम में आता है। तो कोशिका झिल्ली के माध्यम से क्या होता है, इसको हम लोग लिखे भी है कि आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर तथा बाहर ले जाने का कार्य कोशिका झिल्ली ही करता है। तो इसका मेन काम यही होता है। अच्छा, कोशिका को मजबूती भी यही प्रदान करता है क्योंकि इसके अंदर क्या है, द्रव भरा हुआ है, बीच में बहुत छोटा सा केंद्र पाया जाता है। तो कोशिका को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी क्या करता है, कोशिका झिल्ली ही करता है। कोशिका झिल्ली को हम लोग जब जूम करके देखते हैं, जब बहुत उच्च लेवल के माइक्रोस्कोप से जब कोशिका झिल्ली को देखा जाता है, यह दोहरी झिल्ली के रूप में दिखाई देता है। दोहरी झिल्ली कहने का मतलब होता है कि इसके चारों ओर इसी पर से सटा हुआ
एक और परत ऐसे करके दिखाया जाएगा कोशिका झिल्ली के चारों ओर। मतलब कोशिका झिल्ली जो है दोहरी परत के रूप में दिखाई देती है। ये क्या होता है कि पूरी की पूरी कोशिका झिल्ली दो पदार्थों से मिलकर बनी होती है, एक होता है लिपिड और एक होता है प्रोटीन। हम लोग जो देख रहे हैं दोनों परत जो रहता है ये दोनों लिपिड की बनी होती है और बीच में रहता है प्रोटीन। तो इस प्रकार से हमारा कोशिका झिल्ली रहता है।